नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। प्रॉपर्टी मार्केट के मौजूदा हाल से आप भली भांति परिचित हैं। कोरोना ने जिस तरह से देश भर के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर असर डाला है, डेवलपर्स को झटका दिया है, उसने घर खरीदारों को एक बार फिर उस विषय पर चिंतन करने को मजबूर कर दिया है, जो विषय हर उस होम बायर के दिलो दिमाग में अटका है जो रहता तो किराए के मकान में है लेकिन अपना घर खरीदने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया आपने। आज हम प्रॉपर्टी प्लस में बात करने जा रहे हैं बाय वर्सेस रेंट की। देश भर में करोड़ों लोग अपने घर का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इंसान सबसे सुरक्षित, सबसे बेहतर विकल्प खोजता है। आज प्रॉपर्टी सेक्टर के जो हालात हैं, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी के भाव हों, होम लोन की ब्याज दरें हों, लुभावने ऑफर हों या तमाम दूसरे कारण, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मौजूदा वक्त में अपनी पूंजी को घर खरीदने में लगाना ठीक है या फिर किराए के मकान में रहते हुए दूसरे सुरक्षित विकल्पों की ओर निवेश के लिए देखना चाहिए। आप अपना घर खरीदने के फैसले में तमाम समझदारियां दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव हावी रहता है। लेकिन प्रॉपर्टी सेक्टर के मौजूदा हालातों की और इकोनॉमी की बेहतर समझ रखने वाले रियल्टी सेक्टर के दिग्गज एक्सपर्ट की नज़र से वास्तविकता के पहलू से क्या वाकई घर खरीदना अक्लमंदी का सौदा है या फिर किराए के मकान में रहना ज़्यादा फायदेमंद है, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे आज इस शो में। तो सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़े हुए नौशाद पंजवानी, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर मैड्रस पार्टनर्स। सौरभ गर्ग हमारे साथ जुड़े हों, को फाउंडर NoBroker.com। अमित गोयनका भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, MD निसस फाइनेंस। और रवि सिन्हा जुड़े हुए हैं, CEO Track2 Realty। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल सौरभ जी आपसे होगा। आपके पोर्टल पर जो ट्रैफिक जनरेट होता है उसमें घर खरीदने और किराए पर लेने वाले दोनों तरह के लोग जुड़ते हैं। जाहिर है आपके पास एक विश्वसनीय डेटा होगा। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा इंक्वायरी घर खरीदने वालों की आती है या फिर किराए पर लेने वालों की, और किस तरफ ज्यादा इंक्वायरी कन्वर्ट होती है? तो दीपक जी, अगर आप देखेंगे कि घर खरीदने वालों की भी और घर पे किराए लेने के लिए भी, लेकिन ज्यादा इंक्वायरी ऑफ कोर्स रेंट पे आती है, क्योंकि रेंट का मार्केट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो एक साल में होते हैं, एक महीने में होते हैं, वो काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बाय ट्रांजैक्शन। तो अगर आप देखेंगे कि इंडिया में जो भी बायर होता है वो घर पहले 4 से 5 बार रेंट करता है, उसके बाद वो घर खरीदता है। तो इसलिए रेंटल मार्केट के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बाय के कंपैरिजन में 4 से 5 गुना ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इंक्वायरी हमारे पास रेंटल की ज्यादा आती है। बट अगर आप अभी पिछले 1-1.5 साल में देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारे बायर्स का ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा है। बहुत ही तेजी से हमारे बायर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर रहे हैं। काफी ज्यादा डिमांड आ रही है बायर्स की, जो कि इंटरेस्टेड हैं घर खरीदने के लिए। ये बहुत ही बड़ा चेंज है जो हम पोस्ट कोविड देख रहे हैं कि एकदम से बायर्स का काफी इंटरेस्ट आने लगा है नो ब्रोकर के ऊपर। अमित जी आपके पास आना चाहेंगे। मौजूदा हालातों को देखते हुए प्रॉपर्टी के भाव, रेंटल यील्ड, होम लोन की ब्याज दरें, एप्रिसिएशन या फिर टैक्सेस, तमाम पहलुओं का आकलन करने के बाद आपकी नजर से आज प्रॉपर्टी खरीदना फायदे का सौदा है या फिर किराए पर रहना ज्यादा ठीक है? हम इस समय को अगर हम दो पहलू में देखें दीपक जी, तो एक तो कोविड काल से पहले का समय और एक आज का समय। अगर यही सवाल आप मुझे 2 साल पहले पूछते तो मैं कहता कि भाई 80 से 85% जो मार्केट है वो रेंटल की तरफ जा रहा है। को लिविंग की बढ़ोतरी हो रही है और काफी सारे शेयर्ड अकोमोडेशन या रेंटल हाउसिंग का बहुत बड़ा एक दमखम बन रहा था। मगर अब आज के अगर समय की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं बची कि ज्यादा करके लोग अब खुद का घर लेने की चेष्टा में लग गए हैं। जब तक खुद का घर प्राप्त नहीं होता उस दौरान हो सकता है रेंटल हाउसिंग में गुजारा करना पड़े। मगर ये बात तो तय है कि कोविड काल के बाद एक जो सहमापन आ गया था बायर के मन में, ऑक्यूपायर के मन में, कि अगर खुद का घर नहीं है, खुद की अगर रहने की जगह नहीं है सुरक्षित, तो इस कोविड काल को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए कई सारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उन्होंने भी काफी सख्त कंडीशंस लगा दी थी कि कौन प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर पाएगा, किस टाइप के लोगों को प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करने देंगे, क्या वो कोविड के शिकार हो सकते हैं कि नहीं। तो क्लियरली आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है। अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स को भी अगर आप स्टैकअप करें, एक तो प्रॉपर्टी प्राइसेस है वो काफी स्टैग्नेंट हो गई है, कई सारे इसमें राहतें भी दी गई, स्टैम्प ड्यूटी की, अन्य GST की राहतें दी गई, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हुआ है। जो दरें हैं, होम लोन इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो एक 10 साल में इतनी कम दरें हमने देखी नहीं है।
उसके अलावा जो अगर आप देखें तो जो रेंट्स हैं वो 3-3.5% एवरेज यील्ड पर बैठते हैं। उसमें आप एस्केलेशन अगर जोड़ें तो क्लियरली आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है, ये इंडिकेटर है कि लोग अपने खुद के घर में रहने की अब चेष्टा में हैं। हैविंग सेड दैट, अभी जो मॉडल टेंट रेंट कंट्रोल एक्ट आया है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हो सकता है इससे थोड़ा सा टेनेंसी या रेंटल जो मार्केट है उस पर फर्क पड़े। बिल्कुल अमित जी, इस टेनेंसी एक्ट पर बात करेंगे आगे हम, लेकिन नौशाद जी, बाय वर्सेस रेंट आपका पसंदीदा विषय रहा है। समय समय पर हम देखते रहे हैं कि कभी घर खरीदने के लिए अनुकूल माहौल रहता है तो कभी रेंट पर रहना ज्यादा फायदेमंद लगता है। आपकी नजर से अभी कैसा माहौल है? आपकी क्या राय होगी उन घर खरीदारों के लिए जो रेंट वर्सेस बाय के धर्म संकट में हैं? तो दीपक जी, इसमें आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं धर्म संकट, आई थिंक यही एक समस्या है। दिमाग में हमारे धर्म संकट रहती है हर बार इस डिसीजन को लेके। मगर अगर आप आपके परिस्थिति हालात को देखें, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी है तो डिसीजन इज सिंपल कि आप घर खरीद लीजिए, आप रेंट में क्यों लेंगे? ठीक है, बिकॉज ये बहुत लंबा डिसीजन है। जैसे हमने कहा 20 साल, आप 20 साल नहीं 15 साल भी ले लीजिए, तो आप 15 साल में क्या होने वाला है उतना लंबा सोचने से अच्छा आप आपका घर ले लीजिए। एक फाइनेंशियल माइंड में स्टेबिलिटी हो जाती है। एक बार ले लिया तो वो एक टिक बॉक्स हो गया, आप फिर जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर फोकस करेंगे, घर के फोकस से आप बाहर हो। तो एक तो आपकी सिचुएशन अगर ऐसी है, मगर अगर आपकी सिचुएशन ये है कि आपके पास डाउन पेमेंट के भी पैसे नहीं है, अगर आपके पास क्रेडिट रेटिंग नहीं है, आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास चॉइस ही नहीं। ठीक है, तो आप रेंटल में ही जाने के सिवा आपके पास कोई इलाज नहीं है। मगर मेरा जो ऑब्जर्वेशन है और जो ये है कि लोग एक सोल्यूशन जो है वो यूज नहीं कर पा रहे कि अगर मुझे एक शहर में रहना है और मेरा काम किसी एक लोकेलिटी में है, तो मैं उसके करीब घर लेने जाऊं तो शायद मेरे बजट में नहीं बैठता। मगर अगर मुझे घर खरीदना है, कहीं दूर खरीदूं, तो मुझे जो कम्यूटिंग है उसमें मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, मगर अगर मैं दूर घर खरीदता हूँ उसको एज एन इन्वेस्टमेंट लेता हूँ कि कौन से सब मार्केट में प्राइसेस अच्छे जाएंगे, कहाँ पे अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, कहाँ पे किस किस्म की ट्रेंड लग रही है, कहाँ नया इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, और उसको प्योरली एक इन्वेस्टमेंट और इमोशनल दोनों का कॉम्बिनेशन करके कि मेरा अपना घर है वो लेके छोड़ दूं, और फिर भी उस घर को मैं किराए पे लगा के मेरे ऑफिस के नजदीक किसी घर में अगर मैं किराए पे रहूं, तो ये क्या अच्छा सोल्यूशन ना होगा? आपको दोनों मिल रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, आपका घर भी ले रहे हो, और आपको जिस एरिया में रहना है उस एरिया में भी आप रह पा रहे हो और अच्छी सहूलियत मिल रही है। तो मेरा सजेशन ये है कि इस पहलू पे अगर लोग सोचें तो विन विन दोनों तरफ से हो सकता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर दोनों ही विकल्पों पर विचार हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। रहने के अलावा अपना बड़ा घर भी हो जाए और मेट्रो शहर में जहां आप रहना चाहते हैं कम कीमत पर वहां रह भी सके। रवि जी, आपके पास आएंगे। लो इंटरेस्ट रेट हमेशा होम बायर्स को आकर्षक रहा है, तो मौजूदा वक्त में कम ब्याज दरें क्या सेल को बढ़ाने में मदद करेंगी या फिर अभी भी रेंट के विकल्प को ज्यादा देखा जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि पोस्ट कोविड जो इंडस्ट्री नैरेटिव है और जो ग्राउंड रियलिटी है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। नौशाद जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। एक एवरेज होम बायर सबसे पहले वो क्या देखता है? सबसे पहले वो देखता है क्या उसकी जॉब स्टेबल है। उसके बाद दूसरा वो देखता है कि इन्फ्लेशन का क्या सीन है, क्या वो घर के खर्चे चला पा रहा है, क्या वो टेक होम सैलरी में उसके घर के खर्चे चल रहे हैं। जॉब स्टेबल होना एक बात है, लेकिन उस सैलरी से घर चला पा रहा है। जब ये दो हर्डल वो क्रॉस करता है, उसके बाद आपने जो सवाल पूछा है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कभी भी प्राइम कैटलिस्ट नहीं हो सकता है। ये इंडस्ट्री नैरेटिव शुरू से दिया जाता है कि लो इंटरेस्ट रेट में घर बिकते हैं, जो गलत है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूं। 2011 में 13 बार इंटरेस्ट रेट बढ़े थे। इंटरेस्ट रेट जो कि 2008 में 10.25% था, वो 2012 में जाकर 13% हो गया था। लेकिन उसके बाद भी घर का सेल बहुत अच्छा हो रहा था, कम से कम आज की मार्केट से काफी अच्छा सेल जा रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन जो है, नॉट नेसेसरीली इन्फ्लेशन एक गलत वर्ड है, ग्रोथ ड्रिवन इन्फ्लेशन भी हो सकता है।
आज हम जिस मार्केट में बैठे हैं उस मार्केट की प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्फ्लेशन, आपका इंटरेस्ट रेट कम है। इंटरेस्ट रेट हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से हम एक स्टैगफ्लेशन के दौर में हैं, जहां इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इकोनॉमी के बाकी इंडिकेटर्स जो हैं वो स्टैग्नेंट हैं, तो आज नहीं तो कल, 6 महीना, 1 साल, इसको ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसे मार्केट में एक होम बाइंग का कमिटमेंट बहुत बड़ा रिस्की कमिटमेंट है। इस समय बेटर है कि आप अपने रेंटल हाउसिंग की तरफ देखें, रेंटल में रहें। वो आपको काफी चीजों से, फ्यूचर अनसर्टेनिटी से सेव भी कर रहा है। हाँ, अगर आपकी जॉब स्टेबल है, और मैं इसमें एक और नौशाद जी ने जो कहा उसमें जोड़ता हूं, अगर आप इस हालत में हैं कि कम से कम 40% डाउन पेमेंट अपने पास से कर सकते हैं, तभी जाकर घर खरीदने का आपको कमिट करना चाहिए। अदरवाइज मैं देख रहा हूं इंडियन हाउसिंग मार्केट में एक सेल को बढ़ाने के लिए जो नैरेटिव दिया जा रहा है, उसमें सारे एनालिस्ट एक बात भूल जा रहे हैं कि अगर ओवर लिवरेज होम बाइंग होने लगा तो कल को जॉब और छूटने के बाद फोरक्लोजर की सिनेरियो भी बन सकते हैं। सौरभ जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से रिवर्स माइग्रेशन हुआ है उसको देखते हुए, जैसा कि नौशाद जी ने भी कहा कि छोटे शहरों में घर खरीदें और महानगरों में रेंट के ऑप्शन देखें, क्या अब बड़े शहरों में होम बाइंग की जगह रेंटल ऑप्शन ज्यादा अडॉप्ट होगा और छोटे शहरों में बड़े घरों में निवेश बढ़ सकता है? आपका डेटा क्या कह रहा है? सर्च आपके यहाँ किन शहरों में ज्यादा देखने को मिल रहा है? एक्चुअली अगर हम डेटा को देखें तो हमें दिख रहा है कि बड़े शहरों में बाइंग का डिमांड काफी ज्यादा है। तो जितने भी महानगर हैं उसमें उसमें बाइंग का डिमांड काफी ज्यादा आ रहा है। जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है वो हमने देखा कि ज्यादा बैचलर सेगमेंट में हुआ है। वो बैचलर सेगमेंट शायद सोचता भी नहीं था इतना ज्यादा कि हमें प्रॉपर्टी बाइंग की तरफ सोचना चाहिए। जैसा कि अमित जी बोल रहे थे कि वो तो को लिविंग या शेयर्ड हाउसिंग उस पर ज्यादा फोकस था उसका। तो अगर आप देखेंगे कि उनका उनका डिमांड ज्यादा बाइंग की तरफ नहीं था। इंटरेस्टिंगली अभी हमें दिख रहा है कि जो ये मिलेनियल्स हैं, जो यंग कपल्स हैं, वहां से काफी ज्यादा डिमांड ऑफ बाइंग हमें आ रहा है। एंड जैसा कि अभी इंटरेस्ट रेट की बात हम कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम है, प्रॉपर्टी पे डील्स अवेलेबल है, ऑफर्स मिल रहे हैं। और एक अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे तो ग्लोबली भी सब जगह काफी हीटेड मार्केट हो रहा है रियल एस्टेट का। एंड इंडिया का जो मार्केट है, जो पिछले 5-6 साल से काफी स्टैग्नेंट था, प्राइसेस मूव नहीं कर रहे थे। हमारा एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अगले 5-6 साल में ये मार्केट काफी ग्रो करेगा, काफी ग्रोथ मिलेगी इसमें, एंड प्राइसेस भी रियल एस्टेट के फास्ट मूव करेंगे। तो हमारे ओपिनियन में तो ये काफी अच्छा समय है घर खरीदने के लिए। आप अभी अच्छे ऑफर भी आपको मिल सकते हैं एंड आप एक एसेट लॉक कर सकते हैं जिसका वैल्यू भी बढ़ेगा और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर। बिल्कुल। अमित जी, जिस तरह से रेंटल हाउसिंग को लेकर सरकार सक्रिय दिख रही है, तो क्या अब सेल प्रोजेक्ट के बजाय रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट ज्यादा उनका दायरा बढ़ेगा और उनको पर्याप्त मात्रा में फंड मुहैया हो पाएगा, या अड़चनें दिख रही हैं? क्योंकि अभी तक नए प्रोजेक्ट में भी फंड को लेकर तमाम दिक्कतें बनी हुई हैं। बहुत उम्दा सवाल है दीपक जी आपका। और रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के हेतु ही सरकार ने करीब 2 साल पहले ARCHS स्कीम का ऐलान किया था, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसका एक ही उद्देश्य था कि जो लोअर वर्ग के लोग हैं, जो कम आर्थिक क्षमता की जो पॉपुलेशन, स्पेशली माइग्रेंट लेबर, जो हमने देखा 2020 में बहुत बड़े पैमाने में लोग घर वापसी कर रहे थे, घर रहने की कोई सुविधा नहीं थी, तो इस हेतु एक ARCHS का ऐलान हुआ। ये एक सब्सिडाइज प्रोग्राम है जहाँ पे स्टेट और सेंटर के पार्टनरशिप के तहत आपको लैंड मुहैया की जाएगी, आपको सब्सिडाइज रेट पर आपको बैंकों को फंडिंग मिलने की आपको एक मुहिम है, उसमें एक प्लान है। आपको जो भी आप घर बनाते हैं उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से लेके प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज, जहाँ गवर्नमेंट खुद अपने लोअर वर्ग के एम्प्लॉयज को ऑफर कर सकती है एक स्पेसिफिक रेंटल यील्ड पे, और लाइकवाइज आप भी अपने प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इसको ऑफर कर सकते हैं, जहाँ पे अंदाजा ये है कि आपको जो 2-3-4% का यील्ड मिलता है वो नहीं मिलके करीब 10 से 12% का आपको रिटर्न जनरेट हो। मतलब जिस कीमत पर आप पैसा बैंकों से उपलब्ध ले रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपको रिटर्न हासिल हो, ताकि डेवलपर का इंटरेस्ट बने। तो अगर ये ARCHS स्कीम अगर सक्सेसफुल होती है, क्योंकि कई स्टेट्स ने इसको अभी तक उसके ऊपर सोच विचार भी नहीं किया है, तो अगर ये हालात बने रहे तो कोई इम्पेरेटिव नहीं होता या कोई ड्राइवर नहीं है कि कोई इन्वेस्टर घर खरीदे और उसको रेंट पर चढ़ाए। इसका मतलब है रेंटल स्टॉक, क्वालिटी रेंटल स्टॉक कम होता रहेगा। इस ज्यादा कर ज्यादा लोग जो हैं वो
अब ओन्ड हाउसिंग में ही प्रेफर करेंगे, सोसाइटीज प्रेफर बिल्कुल। करेंगे कि जो वहां पे रहते हैं वो सोसाइटी मेंबर्स हो, ओनर्स हो। तो क्लियरली डायरेक्शनल हमको दिख रहा है कि या तो पूरा एक रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बने जो पूरा भाड़ू के बेसिस पे, और एक ओन सोसाइटीज बने। तो ये एक पूरा सेगमेंट जो है वो फॉर्मलाइज हो रहा है दीपक जी। बिल्कुल कैपिटल ठीक बात दोनों है। तरफ लग रहा है, मगर रेंटल हाउसिंग की तरफ कैपिटल नहीं के बराबर है, जो आपने एकदम सही फरमाया। बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर। क्या आपका लाइफ कवर आपकी योग्यता के अनुसार है? SBI लाइफ ई-शील्ड नेक्स्ट, इस फ्यूचर रेडी टर्म प्लान के साथ लेवल अप करें आज ही। इजी मॉल ऐप से ऑर्डर प्लेस करें पैक ऑफ 50 हाई प्रोटेक्शन 3 प्लाई मास्क की सिर्फ 399 रुपए में, जिसमें यूज की गई है 3 लेयर की स्ट्रॉन्ग फिल्टरेशन। ये तीनों लेयर्स आपको कोरोना वायरस से करती हैं प्रोटेक्ट, और इसीलिए इन मास्क को रेकमेंड करती हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स भी। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, इसलिए फटाफट से जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप एंड ऑर्डर करें प्लेस। Physical Shares Solution Private Limited is a trusted name in legal advisory in the world of physical securities. Provide variety of services of the solutions for all your physical securities concerns and investment needs. Empower your prosperity with Physical Shares Solution Private Limited. सब अच्छी दिख रही हैं यार, कौन सी खरीदूं? ये तो वही बात हुई, 4000 शेयर्स लिस्टेड है, कौन सा लूं? वो तो सबसे आसान है। तुझे 5 पैसा नहीं पता? अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर है 4000 स्टॉक्स की रिसर्च, टेक्निकल टूल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हेलो अतुल। हाय माँ, यहाँ रात हो रही है माँ। सॉरी बेटा, बहुत याद आ रही थी। ओके बाय 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 बाय। माय पेरेंट्स, मेरे लिए ना कॉलेज चुना ना सब्जेक्ट्स, बट उनका प्लान था बहुत ही स्पेशल, जिससे बन गया मेरा फ्यूचर। LIC का न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, जो आपके बच्चों का फ्यूचर करे प्रोटेक्ट हर जरूरी मोड़ पर। इट्स अ फ्यूचर बिल्डिंग प्लान। आत्मनिर्भर भारत की शान है हाईटेक पाइप्स। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की पहचान है हाईटेक पाइप्स फॉर हाईटेक इंडिया। जी बिजनेस पर देखिए एक्सपर्ट्स का एक्सक्लूसिव और दमदार पैनल। राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर तो वागले का वंडर, स्विंग के सुल्तान आशु मदान और किरण करेंगे कमाल। विश्वेश के विशेष और देखिए जैन साहब के जेम्स। सदाबहार है सेठी साहब तो नितिन है निफ्टी के निशानेबाज। सुमित देंगे सुपरहिट, जय का होगा जैकपॉट, और इन सब के साथ सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जी बिजनेस पर देखिए दिन भर मेरे साथ बेस्ट चैनल बेस्ट पैनल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस में बेहद अहम मुद्दे की, और वो मुद्दा है बाय वर्सेस रेंट। यानी अक्सर होम बायर्स के जहन में जो एक धर्म संकट रहता है कि मौजूदा वक्त में प्रॉपर्टी खरीदना ज़्यादा बेहतर है या फिर रेंट पर रहना ज़्यादा बेहतर है। तो सबके अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान हैं, और इन्हीं फ़ायदे नुकसानों की समीक्षा कर रहे हैं, इनका आकलन कर रहे हैं। हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नौशाद जी, भारत में रेंटल हाउसिंग का फ्रेमवर्क जब पूरी तरह से काम करने लगेगा तो क्या लोगों का रुझान घरों को खरीदने के बजाय किराए पर रहने पर ज्यादा होगा? करेक्ट। सो दीपक, आई थिंक जो अमित ने कहा है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आप एग्जिस्टिंग हाउस डिजाइन जो है, अगर उसी को आप रेंटल में कन्वर्ट करोगे तो वो बड़ा इनएफिशिएंट भी होता है, और बड़ा और उसका डिजाइन, जब मैं कह रहा हूँ तो उसका लोकेशन हंटिंग से लेके, लैंड वैल्यू से लेके, मास्टर प्लानिंग, आर्किटेक्चरल, कंस्ट्रक्शन, अंदर की जो लेआउट है, फैसिलिटीज, एमिनिटीज, आप हर चीज की बात करें, उसको अगर रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिजाइन किया जाए, और ऐसे प्रोजेक्ट को अगर फाइनेंसिंग भी एक अलग इंडस्ट्री लेवल पे जिस तरह से होता है उस किस्म का फंडिंग भी मिले,
FDI हो या इंस्टीट्यूशनल फंडिंग हो। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी वेलकम है, उसका बड़ा अच्छी तरह से स्वागत करते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा है, मगर इसको एक टोटलिटेरियन व्यू से सोचना होगा। इसके लिए लैंड कैसे अवेलेबल करेंगे, जोनिंग करके या कहीं TDR बढ़वा के या सिर्फ अफोर्डेबल के लिए या उसके डिजाइन को लेके, तो उस एक एंगल से बहुत सारा काम करना बाकी है। और मैं नहीं समझता कि अगर मैं रिस्क लूं एक एस्टिमेट लेने का, तो अगले 10 साल में ये कोई एक अच्छा बड़ा मुहिम बन सकता है। रवि जी, तमाम तरह के सर्वे आप कराते हैं, तमाम होम बायर्स ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, घर खरीदारों का क्या मूड दिख रहा है? मौजूदा हालातों को देखते हुए बिक्री बढ़ती दिख रही है या फिर रेंटल ऑप्शन ज्यादा दिख रहे हैं? अभी एक यहाँ पे मुद्दा उठा था कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो ओवरहीटेड हो रहे हैं। मैं उस पर थोड़ा क्लैरिटी दे दूं कि हम उन मार्केट की बात कर रहे हैं, यूके US के उन मार्केट की बात कर रहे हैं जहां पे डिमांड सप्लाई डायनामिक्स इंडिया चाइना जैसा नहीं है। वहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। हमारे यहाँ सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है। और जहां तक होम बायर के मूड की बात है, देखिए एक ऐसे मार्केट में जहां की जॉब लॉसेज हो रहे हैं, सैलरी कट हो रहे हैं, होम बायर का घर खरीदने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब आप इसमें एक सवाल पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो ये जो सेल्स के फिगर आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? ये एक अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग हो रही है। इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट मार्केट से बाहर चले गए थे क्योंकि इन्वेस्टर्स को यह समझ में आ गया था कि हाउसिंग में रिटर्न नहीं है। पोस्ट कोविड जो हाउसिंग में थोड़ा डी ग्रोथ हुआ है, उसके अलावा देखिए असेट क्लास बहुत साइक्लिक होता है। इस समय स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। सारे जो अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये जानते हैं कि जहां आपका स्टॉक मार्केट का मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट रुकेगा, अगला मूवमेंट रियल एस्टेट में होगा। तो ये जो बाइंग हो रहा है वो अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग हो रहा है। इन्वेस्टर मार्केट में वापस आ रहे हैं। जहां तक एक एवरेज होम बायर की बात है, आज का एक एवरेज होम बायर जो एक मिडिल क्लास सैलरीड क्लास बायर है, वो अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर इतना डरा हुआ है। दूसरा, उसके सामने ये क्लैरिटी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में वर्क फ्रॉम होम रियलिटी रहेगा या उसे ऑफिस जाना पड़ेगा। तो एक वो मिसमैच हो जाता है कि मैं मेट्रो सिटी में लूं या होम टाउन में जाकर लूं। तो मुझे लगता है कि अगर हम एकदम एंड यूजर बायर की बात कर रहे हैं तो अगले 2 से 3 साल ये बायर वेट एंड वॉच वाले मूड में रहेगा। रवि जी, आपकी नजर से सीधी तौर पर अभी घर खरीदारों को क्या करना चाहिए? जो बाय वर्सेस रेंट के धर्म संकट में फंसे हैं, उन्हें क्या होम बाइंग करनी चाहिए या फिर किराए पर रहना चाहिए? अगले 3 साल तक होम बायर को किराए पे रहना ज्यादा फाइनेंशियली और इवन वर्किंग फ्रॉम होम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा वायबल ऑप्शन दिखता है। सौरभ जी, क्या कहेंगे आप? घर खरीदना सही है या फिर किराए पर रहना? मेरे को लगता है कि ये काफी अच्छा समय है घर खरीदने के लिए। अच्छे ऑफर्स, अच्छे प्राइसेस अवेलेबल है और आपको अपनी पसंद का घर रेडी टू मूव इन भी मिल सकता है या फिर रेडी पोजीशन भी, क्लोज टू पोजीशन मिल सकता है। तो एक काफी अच्छा समय है। बिल्कुल। नौशाद जी, आपकी क्या राय होगी रेंट वर्सेस बाय पर? मैं सौरभ की राय से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो फिलहाल सिचुएशन है, शायद ये सिचुएशन आगे ना आए। तो आपके सारे ग्रह अगर मैच हो रहे हैं, सब है आपके पास, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है, तो फिलहाल रेंट हाई पर है, तो ऐसा नहीं है कि रेंटल कम हो रहे हैं। EMI जो है, जैसे अमित ने कहा कि वहां पे इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं और उसके सामने जो हाउसिंग का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता था वो FD और PF होता था कि वहां पे 12% जितना इंटरेस्ट मिलता था एक जमाने में 10 साल पहले, अब वो ना के बराबर होता जा रहा है। तो लोगों के पास इंसेंटिव नहीं है और लोगों के पास रिस्क नहीं है, कैपिटल है कि FD की जगह पे शेयर्स में डाले। तो FD का रिप्लेसमेंट जो है वो रेसिडेंशियल हाउस होगा। तो अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज है तो प्लीज खरीद लीजिए। अमित जी, बाय वर्सेस रेंट पर आपका क्या रुख है? बाकी मेहमानों और मित्रों ने तो कहा ही है कि आप घर खरीदें और एक्चुअली रवि जी ने भी कहा है, मगर वो मान नहीं रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि एसेट क्लास ये राइज होगा। वो कह रहे हैं स्टॉक मार्केट अब पीक हो चुका है और अब नेक्स्ट जो उछाल है वो रियल एस्टेट में आएगी। और अगर आज आपने इन्वेस्ट नहीं किया और वो उछाल का फायदा नहीं लिया तो 10 साल बाद आने वाली है, तो अब कब खरीदेंगे? ये इन्वेस्टर है, ये रवि जी, आपने यही कहा है कि जिसकी आर्थिक मजबूरी नहीं है, जो इस समय खरीद सकता है, उसको जरूर इस समय घर खरीदना चाहिए। और मैं सहमत हूं रवि जी से भी। यानी पूरी चर्चा का सार निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो जो लोग धर्म संकट में हैं उनके लिए हमारे इंडस्ट्री दिग्गजों की राय है कि अगर आपकी जॉब सिक्योर है, EMI को लेकर जेब मजबूत है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, तो देर करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। मौका अच्छा है, घर खरीदना इस वक्त श्रेष्ठ विकल्प है। लेकिन अगर आप
पशुपेश में हैं, आपकी आर्थिक स्थिति उठापटक में है तो रुकना बेहतर है। किराए का मकान बुरा नहीं होता है और जो पैसा हाथ में है उसे दूसरे सुरक्षित विकल्पों में निवेश करें। हालांकि दोनों ही विकल्पों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, नौशाद जी, सौरभ जी और रवि सिन्हा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी प्रॉपर्टी प्लस पर रियल्टी सेक्टर से जुड़े मसलों पर चर्चा जारी रहेगी। आप भी किसी मुद्दे को लेकर विस्तृत राय चाहते हैं या किसी तरह का सुझाव चाहते हैं तो जरूर हमसे संपर्क कीजिए। नमस्कार।